मैं आशीष कुमार हिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि वैदिक कल्चर में जो लोग थे वह कबीला बना करके रहते थे, कबीला को जन कहते थे। वैदिक कल्चर के बाद के जो फेज में यह देखा गया कि जो बड़ा जन था उसने छोटे जन को यानी छोटे कबीले को युद्ध के द्वारा अपने में मिला लिया, या जो छोटा जन था उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े जन के साथ एसोसिएट हो गया। तो कई जन ऐसे मिल करके एक महाजनपद का रूप लेने लगे। तो ऐसे कितने महाजनपद की जानकारी हम लोगों को मिलती है उत्तर वैदिक काल के बाद? तो ऐसे 16 महाजनपद है। जब हम लोग 16 महाजनपद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस 16 महाजनपद के स्रोत क्या है। ये 16 महाजनपद का दो स्रोत है। पहला अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र। अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। तो ये दो आपके स्रोत हैं जिस स्रोत से हम लोग यह जानकारी लेते हैं कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद की क्या स्थिति थी। जब ये 16 महाजनपद की बात करते हैं तो ये 16 महाजनपद की जब हम लोग आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन की, तो ये ध्यान रखना कि उस काल में व्यापार और वाणिज्य होता था। तो जब व्यापार और वाणिज्य होगा तो वैसी स्थिति में इसको हम लोग कहेंगे कि यह शहरी सभ्यता है। तो अभी तक हम लोगों ने एक सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ा था। ये सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए ये पहली नगरीय सभ्यता थी, तो कहते हैं कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और ये जो शहरी सभ्यता फिर दूसरी बार इमर्ज हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दूसरी शहरी सभ्यता, या इसी को कहते हैं द्वितीय नगरीकरण। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण और ये द्वितीय नगरीकरण है। जब प्रथम और द्वितीय नगरीकरण में जब बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं तो प्रथम नगरीकरण जो थी वो ध्यान रखने की बात है कि प्रथम नगरीकरण सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे थी, यानी इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज पे थी। और जो द्वितीय नगरीकरण की बात करते हैं यह गंगा और उसकी वैली पे है। जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता में ब्लूस्टोफेदॉन स्क्रिप्ट थी, और ये जो दूसरी नगरीय सभ्यता है इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये रीडेबल नहीं थी, ये रीडेबल है। दूसरी जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी उसमें जो ब्रॉन्ज यूज होते थे, द्वितीय नगरीय सभ्यता में आयरन यूज होता था। प्रथम नगरीय सभ्यता में यह ध्यान देने की बात है कि प्रथम नगरीय सभ्यता में ट्रेडर रूल करता था, इसमें ट्रेडर रूल यूज नहीं करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड नगरीय सभ्यता में। तो प्रथम नगरीय सभ्यता और ये द्वितीय नगरीय सभ्यता। जब हम लोग इस 16 महाजनपद की बात करते हैं तो ये 16 महाजनपद के जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि 16 महाजनपद का क्या क्लासिफिकेशन होगा, तो 16 महाजनपद के जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जरा देखिए, ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि विंध्याचल पर्वत या नर्मदा नदी भारत को दो भागों में बांटती है। विंध्याचल पर्वत या नर्मदा नदी से ऊपर का जो पार्ट होता है वह नॉर्थ इंडिया है, इससे नीचे का पार्ट जो होता है वह साउदर्न इंडिया है। यह 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में है और जिसका नाम था अस्मक। अस्मक जो थी उसकी कैपिटल पोतन है और ये अस्मक जो था वह गोदावरी रिवर के बैंक पे है। गोदावरी को हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और 15 उत्तर भारत में 15 महाजनपद थे और इस 15 महाजनपद में दो महत्वपूर्ण महाजनपद था, मगध और दूसरा अवंती। ये अवंती जो है इसको कहा जाता है यह उज्जैन, यह मध्य प्रदेश में था, और मगध
पाटलिपुत्र का एरिया था, यानी बिहार का एरिया। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है, और 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे और ये एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था। ये ध्यान रखने की बात है कि बाद में ये जो मगध महाजनपद था उसने सारे महाजनपद का अपने में एनेक्सेशन कर लिया। तो इस तरीके से 16 महाजनपद का एनेक्सेशन लगभग किसमें हो गया, वह मगध में हो गया, और मगध इस तरीके से पावरफुल महाजनपद हुआ। मगध क्यों पावरफुल हुआ था, तो मगध में खास बात यह है कि उसमें गंगा, गंडक और सोन रिवर के बैंक पे था, और दूसरी ओर यानी एक ओर गंगा, गंडक और सोन रिवर और दूसरी ओर वह पहाड़ियों से कवर्ड थी। तो दूसरा कोई महाजनपद आसानी से इस पर इन्वेजन नहीं कर सकता था। दूसरी खास बात यह थी कि जब इस जगह पर रिवर ज्यादा हुआ तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल्स हुआ, जिससे आप ट्रेड कर सकते थे। तो अर्बनाइजेशन और अच्छे तरीके से अपलिफ्ट किया है। दूसरी खास बात यह थी कि यहां पर आयरन ओर्स ज्यादा मिला, तो आयरन ओर्स की वजह से इन लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए और वॉर के लिए एक वेपन्स बनाना स्टार्ट किया, और सबसे ज्यादा उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए हालांकि वेपन्स बनाए थे, लेकिन वॉर में इनके पास दो तरीके का वेपन्स था, रथ मूसल और दूसरा सीला कंटक। ये दो ऐसे वेपन्स थे, ये ऐसे वेपन्स थे जो पत्थर के गोले फेंकते थे, और पत्थर के गोले की वजह से बड़े बड़े दुर्ग को तोड़ा जा सकता था। तो ये दो तरीके का वेपन्स था, और इस वजह से मगध जो था वह सारे महाजनपद का अपने में एनेक्सेशन कर लिया। तीसरी खास बात यह थी कि मगध के जितने भी रूलर थे, मगध में जितने भी रूलर थे, वो उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि बाय हुक एंड क्रूक अपने एरिया का अपलिफ्टमेंट करना है, अपने एरिया का एक्सपेंशन करना है। तो उन लोगों ने दो तरीका एडॉप्ट किया था। पहला वॉर का प्रोसेस था, वॉर के थ्रू उन्होंने एरिया का एनेक्सेशन स्टार्ट किया। दूसरा मैरिज का तरीका था, और मैरिज करते थे और वो डॉरी में वो प्लेस मिल जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एरिया का एक्सपेंशन किया। तो अब जरा देखिए, तो इस तरीके से मगध जो एरिया है, वो मगध में सबसे पहली जो डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी वह आपकी हर्यंक डायनेस्टी थी। अब जरा देखिए, एक और खास बात हम आपको बता दें कि ये जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद में कुछ ऐसे महाजनपद थे जो कि मध्य प्रदेश में है, कुछ ऐसे महाजनपद थे जो बिहार में है, राजस्थान में है, और कुछ ऐसे महाजनपद थे जो दक्षिण भारत में है, कुछ ऐसे महाजनपद थे, दो ऐसे महाजनपद थे जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, जिसमें एक गांधार है और दूसरा कंबोज है। गांधार एंड कंबोज, कंबोज घोड़े के लिए फेमस था, गांधार इत्र के लिए फेमस था। तो गांधार और कंबोज दो महत्वपूर्ण प्लेस हैं। तो ये ध्यान रखना, गांधार जो था वो एक्चुअली है कांधार, लेकिन वहां पर गांधारी ट्राइब्स पाई जाती थी, इसलिए उस एरिया को गांधार भी कहते थे। तो खैर, मगध यानी बिहार में सबसे पहली जो डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी वह हर्यंक डायनेस्टी थी, और यह हर्यंक डायनेस्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था बिंबिसार। तो हर्यंक डायनेस्टी मगध में सबसे पहली डायनेस्टी थी, और बिंबिसार उसका फर्स्ट रूलर था। हमने आपसे बताया था कि बिंबिसार ने अपने एरिया के एक्सपेंशन के लिए वॉर एंड मैरिज, ये दो वॉर और मैरिज, ये दो तरीका एडॉप्ट किया था, वॉर का और मैरिज का। वॉर से उसने किस एरिया का एनेक्सेशन किया, तो वॉर से उसने सबसे पहले अंग एरिया का एनेक्सेशन किया। अंग कहते हैं, अंग किसको कहा जाता है, तो अंग कहते हैं भागलपुर और मुंगेर। अंग बिहार का इलाका है, यह भागलपुर और मुंगेर दोनों ही बिहार का इलाका है। तो अंग प्रदेश का सबसे पहले इसने एनेक्सेशन किया था बिंबिसार ने। दूसरी इसकी जो पॉलिसी थी वह मैरिज की पॉलिसी थी, और मैरिज की पॉलिसी में इसकी जो सबसे पहले जो मैरिज थी, अब हम लोग इस पॉलिसी की बात करते हैं बिंबिसार का, तो जरा ध्यान देना। इसकी जो मैरिज की पॉलिसी थी, इस मैरिज की पॉलिसी में इसने सबसे पहले जो शादी इसकी हुई थी वो कोसल प्रदेश था। कोसल कहते हैं अयोध्या को। कोशल और काशी, इन दोनों जगह का रूलर जो था
वह प्रसेनजीत था। इस प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की सिस्टर के साथ शादी हुई थी और उसका नाम था महाकोसला देवी। तो ये महाकोसला देवी के साथ शादी हुई थी और इस महाकोसला देवी के साथ शादी होने की वजह से ये काशी एरिया, इस एरिया का यह अधिकार मिला कि काशी एरिया से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वह किसके पास जाएगा? महाकोसला देवी के पर्सनल खर्चे के लिए जाएगा। यानी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रसेनजीत का चलता था, लेकिन टैक्स कलेक्शन का राइट किसके पास था? तो वह बिंबिसार के पास था। दूसरे, इसकी जो शादी थी वह वैशाली, ये ध्यान रखना, वैशाली के जब वैशाली कौन सा एरिया इस समय है? तो वैशाली मुजफ्फरपुर के पास, बिहार में मुजफ्फरपुर के पास बसाड़ एक जगह है। वैशाली मुजफ्फरपुर में एक प्लेस है बसाड़, उसी को हम लोग एंशिएंट टाइम का वैशाली कहते हैं। वैशाली, ये ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला रिपब्लिकन स्टेट भी है। तो ये वैशाली में, वैशाली का जो रूलर था वह चेटक था। वैशाली का रूलर चेटक था। चेटक की पुत्री थी, उसका नाम था चलना। तो ये चलना के साथ शादी हुई थी और ये चलना के साथ जब शादी हुई तो चेटक ने वैशाली एरिया से जो भी टैक्स आता था वह टैक्स का कलेक्शन का राइट किसको दिया था? बिंबिसार को दिया। और वो पूरा का पूरा टैक्स किसके लिए आता था? तो चलना के लिए आता था। तीसरी जो शादी हुई थी वो मध्य देश यानी कि कुरुक्षेत्र का एरिया था, पूर्वी पंजाब का एरिया था। और मध्य देश की जो पुत्री थी, मध्य देश के राजा की जो डॉटर थी, उसका नाम था क्षेमा। और क्षेमा के साथ शादी होने के बाद ये पूर्वी पंजाब का जो एरिया था वो टैक्स के रूप में मिला था। तो इस तरीके से ये मगध एरिया का एक्सपेंशन, मगध एरिया का विस्तार इस तरीके से बिंबिसार ने करना स्टार्ट किया। जब बिंबिसार ने अपने एरिया का एक्सपेंशन कर लिया तो उसने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल स्टैब्लिश की थी वह कैपिटल थी राजगिरी। और इसी राजगिरी को एंशिएंट टाइम में गिरिव्रज भी कहते थे। और ये ध्यान देने की बात है कि उसने अपनी जो कैपिटल स्टैब्लिश की थी और उस कैपिटल में जो कैपिटल स्टैब्लिश किया था उस कैपिटल के उसने आर्किटेक्ट अपॉइंट किया था और वो आर्किटेक्ट था महागोविंद। तो महागोविंद जो था उसने वह राजगिरी एरिया का आर्किटेक्ट भी था। तीसरा, एक और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिंबिसार था उसकी एक मैरिज जो थी वह सालवती के साथ हुई थी। सालवती प्रोस्टिट्यूट्स है, सालवती प्रोस्टिट्यूट्स है और ये सालवती के साथ शादी हुई और इससे जो इसको पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था जीवक। उसका नाम था जीवक। जीवक को बिंबिसार का एक दूसरा लड़का था जिसका नाम था अभय। बिंबिसार का एक दूसरा लड़का था अभय। उसने जीवक को एजुकेशन के लिए तक्षशिला प्रदेश भेजा था। विश्व में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। लेकिन यह ध्यान रखना कि वो अगर कोई पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो एक सिस्टमेटिक विश्वविद्यालय हो और जिसका अपना खुद का एक सिलेबस हो और जिसमें एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर हो तो वह नालंदा विश्वविद्यालय थी। लेकिन सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और एक ध्यान रखना, जो पहला ऐसा मॉडर्न एजुकेशन सेंटर जो कि एक यूनिवर्सिटी के रूप में था वह नालंदा है। तो ये ध्यान रखना कि अभय के साथ अभय ने जीवक को एजुकेशन के लिए भेजा। और जब जीवक, ये एक दूसरी और बात, खास बात यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत से डॉक्टर हुए। ये ध्यान रखना, बहुत से ऐसे डॉक्टर हुए जिसमें जीवक भी एक डॉक्टर था जो एजुकेशन लेने के बाद वो डॉक्टर हुआ। तो एजुकेशन, बहुत से ऐसे डॉक्टर हुए लेकिन जीवक एकमात्र ऐसा डॉक्टर था जिसने कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में एजुकेशन लिया है। यह बात को ध्यान रखिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में एजुकेशन लेने वाला सबसे पहला डॉक्टर कौन सा था और एक और अंतिम डॉक्टर कौन सा था जो प्राचीन भारतीय इतिहास में है, तो वह जीवक है।
तो अभय ने जीवक को एजुकेशन लेने के लिए तक्षशिला प्रदेश भेजा, और जब ये जीवक एजुकेशन लेकर के वापस आया तो उसने बिंबिसार के राजवैद्य अपॉइंट हुआ था। और दूसरा, तो ये जीवक राजवैद्य हुआ, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जीवक कौन था और एजुकेशन लेने के लिए तक्षशिला कौन गया था, जीवक की मदर का क्या नाम था। दूसरी बात यह है कि ये जो जीवक था, अब जब हम इसकी बात कर लें, ये जीवक जो था वो अवंती जिसको कहते हैं उज्जैन, अवंती को उज्जैन कहते हैं, तो यह अवंती प्रदेश का जो रूलर था उसका नाम था चंड प्रद्योत। ये एक्चुअली चंड प्रद्योत कहते हैं। ये चंड प्रद्योत को उस समय एक बीमारी हुई जिसके विषय में यह कहा जाता है कि यह कौरव और पांडव में सबसे पहले पांडवों को यह बीमारी हुई थी, इसलिए इस बीमारी को कहते हैं पांडु रोग। और इसी पांडु रोग को आजकल कहा जाता है पीलिया, और इसी को कहते हैं जॉन्डिस। तो ये पीलिया या जॉन्डिस हुआ, और इसने जीवक ने बिंबिसार जो था जीवक को यह चंड प्रद्योत की बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा, और इसकी बीमारी ठीक हो गई थी। तो जीवक ने कई लोगों की बीमारी को ठीक किया है, इसमें महात्मा बुद्ध की भी थी, और जिसमें इसका एक नाम आता है चंड प्रद्योत का भी। ये ध्यान रखने की बात है कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार शुरुआत में जब हम लोग इसके रिलीजन की बात करते हैं तो वह जैनिज्म को एडॉप्ट करता था, जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जब बुद्धिज्म अपलिफ्ट किया है तो वह महात्मा बुद्ध के प्रभाव से इसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। तो ये बिंबिसार कौन से रिलीजन को मानता था बाद में, तो इसने बौद्ध धर्म को मानता था, और इसीलिए इसने बिंबिसार ने बौद्ध संघ को बेलुवन विहार, विहार उसको कहते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो बौद्ध विहार दान में दिया था। तो ये बौद्ध बुद्धिज्म को एडॉप्ट करता था बिंबिसार। बिंबिसार के साथ ही साथ बिंबिसार की एक रानी थी जिसका नाम था क्षेमा। तो क्षेमा भी जो थी वह बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी, बौद्ध मंक हो गई थी, बौद्ध नन हो गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलना का एक बेटा था, चलना का बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। ये ध्यान रखना, चलना का बेटा था अजातशत्रु। ये जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का रिलेशन महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के साथ था। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त, इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध थे। और देवदत्त जो था, देवदत्त ने महात्मा बुद्ध को उसके जीवन काल में ही, उनके जीवन काल में ही कई बार मारने का प्रयास किया था। तो देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। तो बिंबिसार की हत्या किसने करी थी? अजातशत्रु ने किया। इसलिए कहा जाता है कि ये जो डायनेस्टी थी वह पितृहत्या डायनेस्टी थी। तो नेक्स्ट जो रूलर हुआ था वह अजातशत्रु हुआ। अब जरा देखिए, अजातशत्रु जब रूलर हुआ तो वैशाली से टैक्स आना बंद हो गया था। पहली बात, वैशाली से टैक्स आना बंद हो गया, और दूसरी बात कि काशी से टैक्स आना बंद हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट, वैशाली से टैक्स आना बंद हो गया। जब किसी भी रूलर के इकोनॉमिक स्टेटस हैम्पर करती है, इकोनॉमिक स्टेटस हैम्पर करता है, तो वैसी स्थिति में वह इकोनॉमिक स्टेटस को गेन करने के लिए प्रयास करता है। तो उसने सबसे पहले वैशाली पर दोबारा से इन्वेजन किया। जब उसने वैशाली पर इन्वेजन किया तो वैशाली, मैंने बताया कि वह 7 रूलर्स का एक एसोसिएशन था, वह पहला गणतंत्र था। तो वहां पर वो उस जगह पर इन्वेजन और उस एरिया को एनेक्सेशन बहुत आसान नहीं था। तो इसने ही सबसे पहली बार रथमुसल और शिलाकंटक नामक विपंस को यूज किया था। और यह माना जाता है कि जो अजातशत्रु था, जब इसने वैशाली पर इन्वेजन किया, अजातशत्रु ने जब वैशाली पर इन्वेजन किया, तो उस समय उस जगह पर महात्मा बुद्ध भी थे और अजातशत्रु की मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई, ऐसा मानते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को बात में इस बात को बता दिया
कि वैशाली एरिया को कॉन्क्वेयर करना इतना आसान नहीं है। जब तक यहां पर किसी अधिकारी को अपने फेवर में नहीं करोगे तब तक इस एरिया का एनेक्सेशन नहीं कर सकते हो। तो अजातशत्रु ने यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी महाकश्यप को अपने फेवर में किया और महाकश्यप को अपने फेवर में करने के बाद इस अजातशत्रु ने वैशाली एरिया का एनेक्सेशन कर लिया, वैशाली एरिया को जीत लिया। और किसके कौन से वेपन्स यूज किया था? रसमूसल एंड शिलाकंठक। तो उसने उस एरिया को कॉन्क्वेयर किया और वैशाली से दोबारा से फिर टैक्स आना स्टार्ट हो गया था। दूसरा, इसी तरीके की बात उसने काशी के लिए करी। काशी का रूलर प्रसेनजीत था। मैंने आपको बताया था कि कोसल और काशी दोनों एरिया का जो रूलर था वह प्रसेनजीत था। और प्रसेनजीत जो था, यहां से भी उसने क्या किया कि चूंकि टैक्स आना बंद हो गया था तो उसने इस जगह पर इन्वेजन किया। तो वैशाल काशी एरिया को भी वो कॉन्क्वेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने किसी वहां के अधिकारी को अपने फेवर में किया और उसके बाद उसने उस एरिया का एनेक्सेशन, उस एरिया को वॉर के थ्रू जीता, कॉन्क्वेयर किया। और जो प्रसेनजीत था, ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रसेनजीत था उसने अपनी पुत्री, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा की शादी अजातशत्रु के साथ कर दी। अब अजातशत्रु जब रूलर हुआ तो अजातशत्रु इसने एरिया का एनेक्सेशन करने के बाद वह एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था। अब ध्यान रखना कि ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु के समक्ष ये बात आई कि वह कौन से रिलीजन को अडॉप्ट करे। उस समय जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, ये काफी सारे सेक्ट चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अजातशत्रु के दिमाग में आया कि वह कौन से रिलीजन को अडॉप्ट करे। तो अजातशत्रु ने जीवक के कहने पर उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो किसके कहने पर? जीवक के कहने पर अजातशत्रु बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया है। अब अजातशत्रु जब रूलर था उसी समय की बात है कि 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई। तो महात्मा बुद्ध की डेथ कहां हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की डेथ को क्या कहते थे? महापरिनिर्वाण। अब यहीं पर हम एक बात और बताते चले, निर्वाण और महापरिनिर्वाण दो अलग अलग शब्द होते हैं। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, यानी शरीर त्याग देना। सॉरी, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना और बुद्धिज्म में कहा गया कि जब निर्वाण मिलेगा तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्याग करना। तो बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहां हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो कुशीनगर में। जब कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई तो ये ध्यान रखना कि उसी समय महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी उसको 8 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 8 रूलर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और वह किसके सुपरविजन में हुआ था? तो अजातशत्रु के सुपरविजन में हुआ था। तो सबसे पहले अजातशत्रु पहुंचे थे और अजातशत्रु के सुपरविजन में 8 रूलर्स के यहाँ इन अस्थियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और इसी अस्थियों पर महास्तूप का निर्माण हुआ है। तो यह ध्यान रखना, जिस जगह पर महात्मा बुद्ध के अस्थियों को नीचे रख करके अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको महास्तूप कहते हैं। लेकिन जहां पर महात्मा बुद्ध के शिष्यों के अस्थियों को रख करके स्तूप बने हैं उसको जनरली स्तूप कहा जाता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्तूप एंड द महास्तूप। तो महापरिनिर्वाण हुआ और उसी समय काशी का एक व्यापारी था, इसका नाम था यश। और यश ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांतों में परिवर्तन होना चाहिए। तो जब इस बात को लोगों ने सुना तो महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली के कहने पर अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। तो ये ध्यान रखना, अजातशत्रु के शासनकाल में 483 बीसी में आनंद और उपाली के सजेस्ट करने पर पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। और पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहां हुआ? राजगृह में हुआ था। राजगृह में किस जगह पे? सप्तपर्णी गुफा में। प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। और इसमें रिजल्ट क्या हुआ? तो 2 तरीके के ग्रंथों का कंपाइलेशन हुआ था। पहला सुत्त पिटक
और दूसरा विनय पिटक। तो पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में प्रीचिंग ऑफ बुद्धा है, महात्मा बुद्ध के उपदेश है। सुत्त पिटक किसने लिखा था? आनंद ने लिखा है। सुत्त पिटक में क्या है? उपदेश है। किसके? महात्मा बुद्ध के। विनय पिटक किसने लिखा था? तो विनय पिटक उपाली ने लिखा है। विनय पिटक में क्या है? तो इसमें बौद्ध संघ के नियम है। और अजात शत्रु का बेटा हुआ था उदयन। उदयन ने अजात शत्रु का मर्डर कर दिया और नेक्स्ट जो रूलर हुआ था वह उदयन हुआ। तो नेक्स्ट जो हम लोग क्लास अब डिस्कस करेंगे वह उदयन और उसके बाद के क्लास को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए।